बंगाल, बाबरी मस्जिद और बवाल। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पहले से ही ममता सरकार और केंद्र सरकार में ठनी हुई है। इस बीच अब एक नया बखेड़ा सामने आ चुका है, वो है बाबरी मस्जिद का। वही बाबरी मस्जिद जिसे कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद समाप्त मान लिया गया था, लेकिन अब लगता है कि बंद बोतल में सालों से बंद बाबरी मस्जिद का जिन फिर से बाहर आने को बेचैन हो रहा है। माना यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का चुनावी खेल अब इसी मुद्दे पर खेला जाना है, क्योंकि टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद नाम से मस्जिद निर्माण के भूमि पूजन की घोषणा के बाद विरोध शुरू कर दिया है। इस बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि बंगाल की संस्कृति पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। ये कदम लोकतंत्र का अपमान है और इसे किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाएगा। इसी पर करेंगे आज चर्चा कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में जहां एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विरोध किया जा रहा था, लेकिन अब बाबरी मस्जिद को लेकर यहां पर एक नया विवाद देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में जो चुनावी परिणाम सामने आए उसके बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस अपने मुस्लिम मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही साथ 6 दिसंबर यानी अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की जो ये तारीख है, इस पर बांग्लादेश सीमा से सटे मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा क्षेत्र में नई बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी जाएगी। मुर्शिदाबाद में करीब 75% आबादी जो है वो मुसलमानों की है। टीएमसी हर साल 6 दिसंबर को सनहती दिवस मनाती है और इस बार पार्टी भी इस आयोजन को विशेष महत्व दे रही है और कोलकाता में बड़ी रैली की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। लेकिन जैसे ही ये बाबरी मस्जिद वाला विवाद सामने आया, इसके बाद नेताओं के रिएक्शंस भी सामने आ चुके हैं। आपको सुनवाएंगे किसने क्या कुछ कहा है और इसके बाद करेंगे इसी पर खास चर्चा। ममता बनर्जी शुरू से पूरे देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का नर्सरी बना हुआ है बंगाल, और सरकार उसे सरकारी कागज बनाकर दस्तावेज बना करके पूरे देश में फैलाने का काम किया। बंगाल की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के बल पे सरकार चला रही है, और ये नफरत का हर वो काम ममता बनर्जी करती है जो संविधान विरोधी हो और हिंदू विरोधी हो। आज उनके विधायकों ने जो चैलेंज किया है, बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। गुरुद्वारा बनो, कहीं पे मंदिर बनो, कहीं पे मस्जिद बनो, कहीं पे जैन मंदिर बनो और किसी भी तारीख को बनो, पूरे देश में जिसकी जो आस्था है उसको वो करना चाहिए और पूरा देश में शांति होनी चाहिए। और अगर अयोध्या मंदिर की बात है तो सैकड़ों साल पुराना जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे वो नीचे से चलते चलते कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर माननीय हाई कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में आकर के उसका आदेश आया और उस आदेश को मानने के बाद पूरे देश में सर्वसम्मति से मंदिर बना। ये एक अलग बात है और पूरे देश में कहीं भी आज या किसी भी तारीख में कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं भी बनो और लोग उसमें पूजा करें, हम इसमें सबके साथ हैं, सबके साथ सहमत हैं। सभी जाति और धर्म के लोगों का हम सम्मान करते हैं। नागर को भी आपने सुना और यहाँ पर इसी पर आज हम करेंगे चर्चा कि क्या वाकई बाबरी का जिन एक बार फिर से बंद बोतल से सामने आ रहा है। क्या वाकई ममता बनर्जी यहाँ पर एसआईआर के बाद मुस्लिम आबादी वाली जो जातियां हैं उसको साधने की कोशिश कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका। और आपसे ही शुरुआत करूंगी। सबसे पहले आपको क्या लगता है, एसआईआर के बाद अब एक नया मामला जो पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है बाबरी मस्जिद को लेकर, क्या वाकई यहाँ पर
मुस्लिम आबादी को साधने की कोशिश हो रही है, या फिर जिस तरह से हम मलूक नागर को सुन रहे थे कि आस्था का सवाल है, जिसकी जैसी आस्था वैसा काम फिर करना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, पश्चिम बंगाल में इस समय अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हद पार कर चुकी है। अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत वो हर दिन नई नई बातें करते हैं और हिंदू समाज को, सनातन को बदनाम करने का, बेइज्जत करने का वो लगातार प्रयास करते रहते हैं। उसी के तहत उनके विधायक ने बाबरी मस्जिद पश्चिम बंगाल में बनाने का ऐलान किया है, और वो भी किस दिन, 6 दिसंबर को वो उसका उद्घाटन करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं। ये साफ साफ दिखाता है वो पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। और SIR वो कहीं ना कहीं उनका प्रयास है कि वो इस तरीके से, मतलब हिंदुओं को डरा के, वहाँ पे उपद्रव करके, लड़ा के कहीं ना कहीं वो SIR को भटका सकें। लेकिन मैं पश्चिम बंगाल के TMC के नेताओं को बता दूं, आप जो करना चाहें कर लो, आप जितनी अपीजमेंट पॉलिटिक्स करना चाहें कर लो, लेकिन आपका परिणाम जिस तरीके से बिहार में RJD का हुआ है वैसा ही आपका होने वाला है। अब जनता जग चुकी है, जनता को विकास चाहिए, जनता को कंस्ट्रक्टिव नेतृत्व चाहिए, जनता को आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जैसा नेता चाहिए जो कहता है वो करता है, ना कि ऐसे लोग जो विदेशियों को अपने देश के रिसोर्सेज पे हक मारने का मौका देते हैं, विदेशियों को यहाँ पे वोटर बनाते हैं, वो हमारे रिसोर्सेज पे कब्जा करते हैं। पश्चिम बंगाल में मैं देख रहा हूँ साफ साफ TMC इस समय डेस्परेट अटेम्प्ट कर रही है कि किसी भी तरीके से उनकी सत्ता बच जाए, चाहे दंगा हो, चाहे लोगों में डिवीजन हो, चाहे देश बर्बाद हो, जो भी हो। इसीलिए उसी के तहत उनके MLA बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये प्रयास उनके सफल नहीं होंगे। जितना वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करेंगे उतना ही पश्चिम बंगाल से खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब खेमचंद जी, ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि जो राज्य में SIR की प्रक्रिया हो रही है उसमें से ज्यादा फर्जी वोटर्स जो अभी तक TMC के समर्थक रहे हैं, TMC को वोट दिया है, वो अब कटेंगे। इसीलिए एक नया विवाद ये सामने लाया गया है। मस्जिद बनाने में मुझे तो नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होनी है, मस्जिद तो बनाई जा सकती है, लेकिन इसका नाम बाबरी दिया जा रहा है, इससे दिक्कत है। मस्जिद तो पश्चिम बंगाल में हजारों की संख्या में है। हाँ। और ये भी क्वेश्चन है कि जहाँ पे हिंदू नहीं है वहाँ भी मस्जिद हैं। बॉर्डर एरिया में इतनी ज़्यादा मस्जिद हैं कि हर 100 मीटर पे, 200 मीटर पे, 500 मीटर पे आपको मस्जिद दिखाई दे जाएंगी। लेकिन उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्जिद जितनी बनानी चाहे बनाओ, अभी भी बन रही हैं। हजारों की संख्या में आप वहाँ पे काम चलते हुए देख सकते हैं कि जो मस्जिद या मदरसे बन रहे हैं पश्चिम बंगाल में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि आप बाबर के नाम पे, आताताई के नाम पे, आप ऐसे व्यक्ति के नाम पे मस्जिद बनाना चाहते हैं जिसने भारत के लाखों लोगों को मारा, लाखों लोगों को काटा, यहाँ की संस्कृति को ख़त्म किया। वो भारत का आइडल नहीं है। भारत का आइडल राम जी हैं, भारत के आइडल कृष्ण है, भारत के आइडल अब्दुल कलाम है, डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिन्होंने पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया। तो ऐसे लोगों को आइडल बना, ऐसे लोगों, अब्दुल कलाम जी के नाम पे क्यों नहीं मस्जिद बनाते? क्योंकि उनको आतंकवादियों को, आताताइयों को और जिन्होंने हमारे संस्कृति को समाप्त किया है उनको वो महिमामंडित करना चाहते हैं, इसीलिए दिक्कत है। दूसरा, वो उसको रिलेट कर रहे हैं 6 दिसंबर से। तो खेमचंद जी, क्या आपको लगता है अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये बर्दाश्त नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो राम मंदिर के पक्ष में आया हैं, जो कट्टरपंथियों को अपना आइडल मानते हैं और कट्टरपंथियों की सोच के अनुसार ऐसे ही लोग थे जो दिल्ली में जिन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट किया, बहुत सारे लोगों की जान ली। वो तो हमारी एजेंसियों ने अच्छा काम किया और इतनी भारी मात्रा में जो उनके पास ऐसे पदार्थ थे जिससे और भी ज़्यादा बम बनाए जा सकते थे उसको पकड़ा, नहीं तो वो बड़े बड़े कांड करने वाले थे। ये लोग भी वैसे ही हैं, ये लोग भी लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म के आधार पे, बाबर के नाम पे लोगों को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भ्रम फैला के लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं द्वेष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और TMC, क्योंकि इस समय TMC का जो बेस है वो समाप्त हो चुका है, पश्चिम बंगाल में TMC के खिलाफ जबरदस्त लहर है और बिहार की हार के बाद पूरा जो इंडिया गठबंधन है। लेकिन कांग्रेस विधायक हैं यहाँ पर शुभंकर सरकार, जो कि ये कह रहे हैं कि TMC और BJP सिर्फ दो मुही राजनीति करती है, विकास नहीं किया जाता है BJP की तरफ से या TMC की तरफ से राज्य में। देखिए, कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया, 60-65 साल वो सत्ता में रहे। आप कंपेयर कर लो, पिछले आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के 11 साल में जिस तरीके से तेजी से विकास हुआ है, वैसा विकास अगर 55-60 साल जब कांग्रेस सत्ता में थी तब होता तो आज हमारा देश डेवलप देश होता। आज हम डेवलपिंग कंट्री नहीं होते, लेकिन आज हम तेजी से
डेवलप देश बनने की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की ओर है, लगभग बन चुके हैं और वो दिन दूर नहीं है जब हम 2nd और 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। आज सबसे ज़्यादा जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है उनमें भारत सबसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज जो बेसिक समस्याएं लोगों की उन पर काम किया गया है। आज कोई भूखा नहीं सोता क्योंकि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सबके लिए व्यवस्था की है। आज आयुष्मान भारत कार्ड के तहत गरीब से गरीब व्यक्ति भी अच्छे हेल्थ की सुविधाएं लेता है, कहीं भी वो हॉस्पिटल में जाके अपने हेल्थ को दिखवा सकता है। आज किसानों की मदद की जा रही है, बहनों की मदद की जा रही है, जो युवा हैं उनको काम मिले, उनको उद्योग धंधे मिले, उसके लिए उनको मदद दी जा रही है। मुद्रा लोन 50 करोड़ से ज़्यादा मुद्रा लोन डिस्बर्स हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हम काम करते हैं, विकास करते हैं, सबके लिए करते हैं। वहीं जो टीएमसी और कांग्रेस है वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, कट्टरपंथ की पॉलिटिक्स करते हैं और वो हम पे आरोप लगाते हैं कि हम क्रिमिनल हैं, लेकिन उनसे बड़ा कोई क्रिमिनल नहीं है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से आरजेडी का भट्टा बैठ गया बिहार में। खेमचंद जी, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया, कई मुसलमानों को हमने भी सुना, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया और बहुत खुश भी हैं। इकबाल अंसारी को आप देख लीजिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भी काफी खुश नजर आ रहे थे और कल जब ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ था उसमें भी वो शामिल हुए थे और काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे। तो एक वो मुसलमान तबका जो राम मंदिर के बनने से खुश है, तो ये दूसरा तबका कौन है जो बाबरी का जिन एक बार फिर से निकाल रहा है? देखिए, ये कट्टरपंथी लोग हैं। हाँ। अगर ये कट्टरपंथी लोग इस तरीके की बातें ना करें, क्योंकि इनको कट्टरपंथ की वजह से ही इनको विदेशों से पैसा मिलता है, बाहर से पैसा मिलता है, इनको फंड्स मिलते हैं। अगर ये अपनी कट्टरपंथी सोच को छोड़ दें तो इनको बाहर से पैसा मिलना बंद हो जाए, इनकी दुकानें बंद हो जाएं। तो ये उस तरीके के लोग हैं। मैं मानता हूँ कि आम मुसलमान खुश था क्योंकि आम मुसलमान मानता है कि हमारी संस्कृति श्री राम से है, हमारी संस्कृति श्री कृष्ण से है, हमारी संस्कृति शिव से है। उनके पूर्वज भी कभी ना कभी सनातनी थे, हिंदू थे, तो वो सब लोग खुश थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ कट्टरपंथी जो आज भी उसमें टीस लिए बैठे हुए हैं, खुंदस खाए बैठे हुए हैं कि भाई मंदिर क्यों बन गया, जो सनातन की परंपरा है फिर से क्यों अयोध्या में आज स्थापित हो रही है, क्यों धर्म ध्वज वहाँ पे स्थापित हो गया। तो वो लोग आज भी अनाप शनाप बातें करते हैं, जबकि आम भारतीयों के लिए, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, ये मैटर सेटल हो गया, वो सब खुश हैं। हमने देखा कि कल जब और खास मेहमान भी आ चुके हैं, टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सुमित मेहरोत्रा जी, प्रवक्ता टीएमसी से इस वक्त हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका। धनोज कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं। राज पुरोहित जी भी इस वक्त मुझे टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप सभी लोगों के पास आऊंगी और अब मैं शुरुआत करूंगी टीएमसी प्रवक्ता से ही, क्योंकि हम बीजेपी को यहाँ पर सुन रहे थे। ये बाबरी मस्जिद बनाने के पीछे की क्या सोच है, जरा आप मुझे ये समझाने की कोशिश करिएगा। मस्जिद तो ठीक है, लेकिन इस मस्जिद का नाम बाबरी क्यों? बीजेपी प्रवक्ता तो कोई और बता रहे हैं वो जी। हाँ, खेमचंद। हाँ सुमित जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलो, तो भाई थोड़ा ना बैलेंस करके बुलाना चाहिए था आपको, ठीक है? नहीं, वो खेमचंद को ही भाजपा प्रवक्ता इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, मुझे तो इंट्रोड्यूस ही नहीं। सुमित जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक, फिर कभी जुड़ेंगे। ठीक है, मैं आती हूँ। राज पुरोहित, मधुर जी इस वक्त हिंदू धर्म गुरु भी हमारे साथ है, मौलाना उस्मान मुस्लिम धर्म गुरु भी हमारे साथ है। मौलाना साहब, आपसे अब शुरुआत करेंगे। मस्जिद पश्चिम बंगाल में ठीक है, लेकिन इस मस्जिद का नाम बाबरी, आप क्या इससे सहमत रखते हैं कि इस मस्जिद का नाम बाबरी होना चाहिए? देखिए, जहां तक नाम का ताल्लुक है, अगर बाबरी मस्जिद नाम होना कहीं कानून में अगर प्रतिबंधित हो, संविधान में प्रतिबंधित हो, तो बिल्कुल इससे मैं सहमत नहीं हो सकता। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, किसी भी मस्जिद का नाम कुछ भी रखा जा सकता है, संभवतः इस पर कोई रोक हमारे संविधान की तरफ से नहीं है। यहाँ पर अभी एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिसका जिक्र किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में राम मंदिर बनाया गया है, तो फैसला बहुत सारी चीजों पर दिया गया। ये अलग बात है, वो तमाम जगह राम मंदिर को दे दी गई, लेकिन सबसे खास चीज जो बाबरी मस्जिद को लेकर की गई थी, उसी फैसले में बाबरी मस्जिद का जिक्र ये कहकर किया गया कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई, बाबरी मस्जिद का तोड़ना गैरकानूनी अमल था और बाबरी मस्जिद में 1949 में मूर्ति रखना गैर कानूनी था।
ये 3 बड़े खास पॉइंट हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं और उसी फैसले में तय किए हैं। अगर इनका जिक्र ना किया जाए तो उस फैसले की बात अधूरी है। अब ऐसे में जैसे ही हम ये बात करेंगे तो जिस मस्जिद को ये कहकर बदनाम किया जाता था या जिसका ये कहकर जिक्र किया जाता है कि ये मंदिर को तोड़कर बनाई गई, जब फैसले में ही ये बात खत्म कर दी गई तो फिर उस फैसले के खिलाफ बोलने वाले बिल्कुल गलत करते हैं और वो कहीं ना कहीं भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। हाँ। वैसे ही मस्जिद का जब तोड़ना गैर कानूनी अमल था तो उस गैर कानूनी अमल करने वाले को किसी को सजा नहीं दी गई। और ऐसे ही गैर कानूनी अमल था 1949 में उस बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखना। तो ऐसे में अब मंदिर तो बन गया और इसके बदले भी जो जगह दी गई थी मस्जिद के लिए, अभी तक उस मस्जिद को बनाने की अनुमति तक नहीं दी गई है। तो ऐसे में अगर कहीं किसी व्यक्ति ने अपने तौर पर उस याद को ताजा रखने के लिए, उसके पीछे भावना में ये नहीं मानता कि देशद्रोह की भावना है, कहीं लोगों के बीच खाई पैदा करने की भावना है। अरे भाई, यहाँ हमारा ये देश है, संविधान से चलेगा, सब लोगों को यहाँ आजादी है। तो क्या आप बाबर को आक्रांता मानते हैं मौलाना साहब? अब रही साहब बाबर की बात, देखिए मैं जब इतिहास पढ़ता हूं तो इतिहास, एक तो इतिहास है यहाँ पर इस्लाम आने से पुराना, यानी जो मुस्लिम यहाँ आए शासक, उनसे पुराना इतिहास। तो हमारे उस पुराने इतिहास में जब हम बात करेंगे तो यहाँ जब पुराना इतिहास हम देखते हैं तो उस दौर में यहाँ पर जो जितने भी वो थे हमारे हिंदू राजा थे, उनमें आपस में अलग अलग काट छाट थी और पूरा देश एक जगह यकजा नहीं था, इकट्ठा नहीं था। वो छोटे छोटे राज्य बने हुए थे गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, उनकी कहीं कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। हाँ। और उसके बाद चाहे वो हर्ष साम्राज्य आया हो या फिर राजपूतों का उदय हुआ हो या बंगाल में कोई और दूसरा, और बिहार में या चोल साम्राज्य आए दक्षिण में, इनके बाद फिर यहाँ पर एक दौर ठीक है मौलाना साहब, मैं समझ गई, लेकिन मुझे ये बताइए कि बाबर आक्रांता थे कि नहीं थे? खास बात शुरू करूंगा। देखिए, भले ही जो है राजा कौन यहाँ हमारे देश में रहा, लेकिन जब बाबर यहाँ पर आया तो मुझे बाबर की 3 चीजें बहुत पसंद आती। बाबर ने आपसी सहिष्णुता की बात की और यहाँ पर जो एक यकजा करने की बात की और एक ऐसे साम्राज्य की बुनियाद रखी जो हमारे इस देश का स्वर्णकाल कहलाता है। और उसी स्वर्णकाल के बाद, यानी जब वो जो मुगलों की हुकूमत 300 साल तकरीबन यहाँ रहकर जब खात्मा हुआ, अंग्रेज यहाँ पर आए और उन्होंने जब यहाँ हमारे इस देश को लूटा, जो लूट कर बाहर ले गए, उनके खिलाफ यहाँ पर आंदोलन चलाया गया, आजादी का आंदोलन चलाया गया। राजपुरोहित जी, ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। ठीक। मैं कहीं ना कहीं इस सब चीज की मुखालफत करता हूँ और ऐसे में कहीं में बाबर को जिस तरह से पेश करने की बात की जा रही है, ऐसा नहीं है। हमें इतिहास से अच्छी चीजों का सबक लेना चाहिए और किसी के अंदर भी है बुराइयां, अच्छाइयां हर इंसान के अंदर होती हैं। अच्छाइयों से हमें सबक लेना चाहिए और कहीं बुराई है तो उसको पीछे छोड़ देना चाहिए। ठीक है। राजपुरोहित मधुर जी, आप क्या कहेंगे? क्या वाकई मस्जिद का नाम अगर बाबर है तो इसमें कोई दो राय नहीं? आज अभी जो मौलाना जी का वक्तव्य आ रहा है, मुझे लगता है मुगल काल की एक परिस्थिति इनके मानसिक रूप से जो इनको विक्षिप्त कर रही है, वो इनको उस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मुगल काल जब यहाँ शासन काल एक ऐसा आया तो हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हुई, जो उनकी बहन बेटियों के साथ बर्बरता हुई, एक ऐसे आक्रांता, एक ऐसे दुराचारी, एक ऐसे हत्यारे, एक ऐसे पापी जीव जो यहाँ पर आए, जिनका नाम बाबर, हुमायूं आदि नाना प्रकार के ऐसे दुर्दांत अपराधी लोग यहाँ पर आए भारत में आकर के मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों को स्थापित किया। आज उस पुनः अपवाद को जन्म देने का, उसको दोबारा से उठाने का, इस मुद्दे को लाने का एक विषय क्या है? विषय बंगाल को जीतना है। बंगाल इस बार पूरी तरीके से ममता बनर्जी के हाथों से जा चुका है, ये बात सबको पता है और आने वाले समय में ये चीजें आपके स्पष्ट दिखाई पड़ जाएंगी। अभी टीएमसी विधायक यहाँ से गए भी तिल मिला करके कि भाजपा प्रवक्ता उनको हल्का दिखाई पड़ रहे थे, ऐसे ही दुनिया इनको हल्की दिखाई पड़ रही है। तभी आज ये अभी भी ये जो मौलाना जी हैं, अगर ये शायद इनकी ये बातें वायरल होंगी या समझ में आएंगी तो ये पहली बात तो एक्शन इन पे होना चाहिए कि जो अपना बाबर को जो अपना एक आइडियल मानता है, वो इस भारत देश में रह करके भारत की रोटी खा करके वो यहाँ क्यों है, उसको शरण मिलनी चाहिए पाकिस्तान में।
ठीक है जो बाबर एक्शन होना को, चाहिए। जो धनोज जी, हुमायूं को अपना अगर ये आइडियल मुद्दा मानता है, जो चुनावी बहन बेटियों के साथ चुनावी अत्याचार फिजा के बर्बरता बीच ये होने मुद्दा वाली आया है कि परिस्थितियों को मस्जिद का अपनाता नाम है, बाबर होना चाहिए, आपने मौलाना साहब को भी बिल्कुल सुना, नहीं आपने होना राज चाहिए। पुरोहित जो जी को भी मस्जिदें सुना। हैं बल्कि बाबर के आती नाम हूँ पे सर, उन आती मस्जिदों हूँ को तोड़ देना चाहिए। धनोज जी, आपको लगता है क्या देश को तोड़ने की कोशिश, दो सोच लाने की कोशिश की जा रही है क्या? और जिस तरह से राज पुरोहित जी ने कहा कि ऐसे मामलों में विधायक के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, किस तरह का एक्शन होना चाहिए? देशद्रोह का एक्शन? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ सर। आपको नमस्कार, जितने भी हमारे को पैनलिस्ट उसको भी नमस्कार। दो लाइन से शुरुआत करूंगा। आपका सवाल जो है वो मास्टर स्ट्रोक है। जब देशद्रोह की बात आती है, दो लाइन से शुरुआत करता हूँ। वक्त हर जख्म का मरहम तो नहीं बन सकता, वक्त हर जख्म का मरहम तो नहीं बन सकता। सच कहता धनोज, कमजोर आदमी वक्त के आगे ठहर नहीं सकता, कमजोर आदमी वक्त के आगे ठहर नहीं सकता। देखिए, इंटेंशन को समझना होगा। अभी बंगाल में चुनाव है, सभी को पता है कि ममता बनर्जी का झुकाव अल्पसंख्यक की तरफ है, मतलब मुस्लिम लोगों की तरफ ज्यादा है। ये सबको पता है, जितने पत्रकार, विश्लेषक, नेता, सभी को है। सवाल यह उठता है कि बीजेपी इसको किस तरह लेती है। बीजेपी मान के चलिए देश को तो कानून तय करेगा, क्योंकि यहाँ हम कोई जज नहीं बैठे हैं। जब ये अदालत में जाएगा तब जज वो मतलब इस पर दोनों पक्ष को सुनकर उस पर जो कोई निष्कर्ष, जो कानून है वो निकलेगा। अभी मौलाना साहब बोल रहे थे, देखिए जो सदर मानते हैं भारत को, जो वालिद का दर्जा देते हैं भारत को, उसमें रहने वाले जितने भी मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इंटेंशन अगर गुस्से वाला है, लड़ने वाला है, तो उसे करना चाहिए, क्या कोई भी हो। अगर मान के चलिए जो विधायक ये घोषणा किया है, नहीं है, मस्जिद जो है किस तरह बनता है, मौलाना जी डिस्क्राइब करके बता दें, क्योंकि हम लोग को मालूम है मस्जिद किस तरह बनता है। हमारे घर से कुछ ही दूरी पर मस्जिद है, और किस तरह से मस्जिद बना है हमें भी पता है। सवाल यह उठता है कि आप इस जो फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचा में आप कोई लड़ने लड़ाने की बात करते हैं, तो वो आपको शोभा नहीं देता है। ये कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट पर भी आवाज उठाया कि उनके 3 फैसले। अरे मैं तो पूछना चाहता आपसे कि जो सारे मुसलमान थे भारत में, जो अगर मैं बात करूं ईसा पूर्व से, तो वो मुसलमान आए कहां से? सब तो कन्वर्टेड है, सभी तो हिंदू है, सबका डीएनए तो हिंदू है, सबका तो पिताजी हिंदू ही है एक तरह से। इन लोगों तो भोले बाबा का पूजा करना चाहिए, विष्णु का पूजा करना चाहिए। मैं तो कहता हूं, अगर मैं तो बेबाकी से बोलता हूं, आप ही के चैनल पर नहीं, कई चैनलों पे, और बड़े बड़े मौलाना जो कि आप देख लीजिए लाल किला के बगल में जो है, वहां के मौलाना नहीं ठहरते हैं अगर डिबेट करें तो। सवाल यह उठता है कि आपका इंटेंशन क्या है? इंटेंशन आपका है, क्या आप सिर्फ मुस्लिम के वोट से सरकार बनाना चाहते हैं? क्या आप हिंदुओं को दबाना चाहते हैं? तो भाजपा को भी स्टैंड लेना चाहिए, भाजपा को क्लियर स्टैंड लेना चाहिए, जो संविधान में दिया है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अध्यक्ष होने के नाते ठीक है, मैं आती हूँ। खेमचंद जी भी, सबको उन्होंने भी सुना। खेमचंद जी, क्योंकि गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अब दूसरा बांग्लादेश बनाने की तैयारी कर रही है। आपने मौलाना साहब को भी सुना। एक पक्ष कभी नहीं चलता है, ठीक है, आपने मौलाना साहब को भी खेमचंद जी सुना। उन्होंने बाबर को लेकर कहा कि मुझे उसकी 3 बातें अच्छी लगी हैं। आपको लगता है आज भी, जिसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि एक ऐसा आक्रांता जिसने देश में काफी ज्यादा दुराचार किया, और राज पुरोहित जी भी उसके बारे में काफी ज्यादा कुछ कह चुके हैं, मौलाना साहब से कितना इत्तेफाक रखते हैं, और क्यों आप लोगों को लगता है कि ममता बनर्जी बंगाल को दूसरा बांग्लादेश बना रही हैं? देखिए, ये तो कह रहे हैं कि उनको 3 चीजें अच्छी लगती हैं। हाँ। रावण के बारे में तो हजारों चीजें अच्छी हैं, लेकिन एक बड़ा अपराध किया, उसकी वजह से हर साल उनको जलाया जाता है। हाँ, लेकिन सर कुछ हिस्से में तो पूजा भी की जाती है ना रावण की। कुछ जगह उनको मेवा मंडित तो नहीं किया जाता ना। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, वैसे ही जो और रावण तो कोई जाके किसी जगह, उनका एक अपराध था कि माता सीता के खिलाफ। अब इन्होंने कितनी माताओं के खिलाफ अपराध किया, ऑन रिकॉर्ड है।
हजारों लाखों बहनों के साथ, माताओं के साथ अपराध करने वाला इनके लिए हीरो हो रहा है। उसमें अच्छाइयाँ दिखाई दे रही हैं, उसके नाम पे मस्जिद बनाना चाहते हैं, उसके नाम पे नेशनल मॉन्यूमेंट बनाना चाहते हैं। ये सब चीज़ एक सोच से ड्राइव होती है और वो है कट्टरपंथी सोच, वो है गजवाए हिंद की सोच, वो है कि भारत को कट्टरपंथी सोच के तहत हम लोग यहाँ पे सरिया तो के तहत ये सोच चलाएं। कौन लाना चाह रहा है? ये सोच कट्टरपंथी ला रहे हैं और कट्टरपंथियों के दबाव में, कट्टरपंथियों की सह पे आज टीएमसी ये काम कर रही है। टीएमसी के मेंबर ऑफ वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए ये काम कर रहे हैं, नेता वहाँ पे काम कर रहे हैं, मंत्री उनको सह दे रहे हैं। खुद टीएमसी की नेता दीदी वहाँ पे ऐसे कट्टरपंथियों को सह दे रही हैं, सपोर्ट दे रही हैं। मैं ऐसा मानता हूँ अगर दीदी सपोर्ट नहीं करती, अगर ममता बनर्जी सपोर्ट नहीं करती तो उनके एमएलए और मंत्रियों की हिम्मत ना हो कि वो ऐसे उलझुल बयान दें। अगर वो हिंदुओं का अपमान करेंगे, सनातन का अपमान करेंगे, देश को तोड़ने की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश करेंगे तो उनको बराबर जवाब दिया जाएगा। कानून के तौर पर भी जवाब दिया जाएगा, राजनीतिक तौर पर भी जवाब दिया जाएगा। क्या धनुष जी आपको लगता है कि ये बिल्कुल ऐसे वक्त में इस मसले को उठाया जा रहा है जब कहीं ना कहीं देखिए एसआईआर का अभी तक मामला चल रहा था बंगाल में बहुत ज़्यादा, ममता बनर्जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा दिया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा भी गया है कि इस मामले में आने वाले वक्त में सुनवाई होगी, कि हाँ जो उन्होंने कहा बीएलओ के मामले को लेकर मार्च भी उन्होंने निकाला। क्या आपको लग रहा है कि ये सब कुछ काम नहीं आ रहा है, इसीलिए एक नया पैंतरा अपनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि एक जो कहा गया है कि 6 दिसंबर को संहति दिवस जो मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में, वो इस बार संहति दिवस इस अंदाज में मनाया जाएगा कि जो मस्जिद की नींव है बाबर के नाम से रखी जाएगी। तो क्या यहाँ वाकई ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है पश्चिम बंगाल में टीएमसी की तरफ से? मैसेज देना कि सारे मुसलमान एकजुट हो जाओ, लेकिन आप जरा सोच ले, अभी मैं हेमचंद जी को सुन रहा था, इसको हेमचंद जी को, इनके साथ कई डिबेट मैंने किया है, बहुत ही शालीन व्यक्ति है, लेकिन आप जरा उन हिंदू की बात कर लीजिए जो हिंदू उन्हीं विधायक की तरह होंगे। अगर वो सारे पश्चिम बंगाल चले गए तब क्या होगा? तब ममता बनर्जी कहाँ चली जाएगी? उनको जरा सोचना चाहिए। चुनाव सिर्फ लोकल लोगों से नहीं लड़ा जाता। अगर बीजेपी के भी सारे नेता यही सोच ले कि जिस तरह से वो जो विधायक है ताल ठोक के बोला है, उसकी ताल कहाँ चली जाएगी? वो जो ममता बनर्जी जो सोच रही है, इस बार आपको लगता है क्या होने वाला है? क्योंकि एक बांग्लादेश से जो खबर आई शेख हसीना को, आप देखिए कि भारत का गवर्नमेंट जो है उसकी जिंदगी बचाने, क्योंकि भारत कहता फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। भारत पूरे विश्व में पीस की बात करता है, शांति की बात करता है, जीवन देने की बात करता है, और बांग्लादेश ने क्या किया? कानून को ताक पर रखकर उसको मौत की सजा सुना दिया। भारत ने साफ साफ कह दिया। तो ये जब शेख हसीना को बचाने के लिए भारत साफ साफ मैसेज दे सकता है, तो कम से कम बांग्लादेश के नेताओं को तो समझना चाहिए। मैं तो कहता हूं उनको खास तौर पर समझना चाहिए जो वहां का माहौल बिगाड़ना चाहता है। लेकिन कांग्रेस कह रही है, धनोज जी, कांग्रेस कह रही है कि जब मंदिर का शिलान्यास हो सकता है तो मस्जिद का क्यों नहीं? देखिए, कांग्रेस तो बहुत जल्द चला जाएगा तिलांजलि देने के लिए। कांग्रेस का तो मैं कभी भी डिबेट में उनके प्रवक्ता जी भी होते ना, तभी बोलता न 3 में न 13 में। कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है। बिहार में देख लीजिए ना आपने, कांग्रेस क्या रहा? कोई नाम, मुझे लगता है 5-6 साल के बाद लोग टिकट कटा के कांग्रेस को किसी म्यूजियम में देखने जाएगा। समझ गए ना? ये कांग्रेस एक था, कांग्रेस एक थी कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस तो शुरू से, आपको मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, इंदिरा गांधी किनसे मैरिज कर ली? किनसे मैरिज कर ली? क्या भारत में लोग नहीं थे क्या? क्या हिंदुओं में नहीं थे क्या? राजा महाराजा नहीं थे क्या? उस टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, मंत्री नहीं थे, लेकिन आप कहां शादी कर ली? तो आज क्रिएटिविटी पर सवाल उठता है। मैं किसी महिला पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन जब भारत की बात आती है, भारत की मान सम्मान की बात आती है, भारत के अस्तित्व की बात आती है, वजूद की बात आती है, तो मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कहता सारे मुसलमान का हिंदू पिताजी है, उनका डीएनए टेस्ट कराने ले। जो इन्होंने मस्जिद की बात की है, पहले वो तो डीएनए टेस्ट करा ले अपना, उनका पिताजी हिंदू निकलेंगे। ये किस बात पे गुमान करते भारत में रहकर? मैं तो सीधा कहता हूं, मैं तो भाजपा से आह्वान करता हूं। ठीक है, लेकिन खेमचंद जी जब मौलाना साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, मौलाना साहब हमारे साथ जुड़े थे तो उन्होंने एक चीज का जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राम मंदिर को लेकर फैसला आया और एक हिस्सा जो है वो मस्जिद के लिए भी था। आज राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, लेकिन मस्जिद के लिए अभी कुछ भी नहीं हुआ है।
एक हिस्सा मस्जिद को कभी नहीं दिया गया और पूरा का पूरी जमीन राम मंदिर को दी गई। मस्जिद के लिए अलग से जमीन एलोकेट की गई है और जमीन दे दी गई है और वहां पे कमेटी बन गई और कमेटी अपने हिसाब से काम करे। कोई सरकार ने राम मंदिर नहीं बनाया है, राम मंदिर 100 करोड़ हिंदुओं ने बनाया है। उसके लिए 10 रुपए से लेके जिसकी जितनी भी श्रद्धा थी उसके अनुसार डोनेशन लिए गए, वो स्मॉल से बड़े डोनेशंस लिए गए और उन लाखों करोड़ों डोनर्स के पैसे से राम मंदिर बना है, भक्तों के पैसे से राम मंदिर बना है, सरकारी पैसे से राम मंदिर नहीं बना है। तो वैसे ही मुस्लिम समाज भी डोनेशन ले, मुस्लिम समाज भी वो मस्जिद बनाए, किसने रोका है? और जो मेरी जानकारी है जमीन तो मिल चुकी है, आप लोगों का कमेटी उस क्या पे काम स्टैंड कर रही होगा? है। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या होगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि 6 दिसंबर को सन्निहित दिवस की तैयारी की जाएगी और इस मस्जिद की नींव रखी जाएगी। मस्जिद की नींव आप रखोगे, आप सनातन का अपमान करोगे, हिंदुओं का अपमान करोगे, देश का अपमान करोगे, देश को तोड़ने की बात करोगे, तो हमारा पश्चिम बंगाल की जो यूनिट है वो राजनीतिक रूप से भी जवाब देगी और हम समस्त हिंदुओं को जागृत करने का काम करेंगे कि किस तरीके से टीएमसी और इंडी गठबंधन वाले हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं और जो जवाब नैतिक रूप से और राजनीतिक रूप से देना चाहिए वो हम पूरी ताकत से देंगे। हम जमीन से लेके विधानसभा से लेके लोकसभा तक जहां भी हमें वॉइस उठाना है, हमें जो भी करना है वो करेंगे। क्या लगता है धनोज जी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, कल ही ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ और पश्चिम बंगाल में ये पोस्टर लगाए गए जगह जगह की मस्जिद बाबरी के नाम से रखा जाएगा, बाबरी मस्जिद वाला पोस्टर लगाया गया। फिर उसके बाद जो टीएमसी के विधायक हैं उनका बयान आ गया कि ये मस्जिद बाबरी नाम से जानी जाएगी। क्या आपको लगता है इसके पीछे कोई एजेंडा चलाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल एजेंडा ही तो है। मैंने आपको क्या कहा कि एक और तरफ ये जो एजेंडा, क्या आपको ये भी लगता है इस बार पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के लिए टफ हो जाएगा जीतना? नहीं, टफ नहीं, मुझे तो लगता है जिस तरह से ममता बनर्जी खिसिया गई है, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्योंकि संवैधानिक जो मान लीजिए क्या बिहार में SIR नहीं हुआ क्या? बिहार में चुनाव नहीं हुआ क्या? मान के चलिए वो हर संवैधानिक पद वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट वो तब जाते ना जब हिंदू को मार रहे थे, सुप्रीम कोर्ट तब जाते ना जब वहां पर कत्लेआम हुआ, सुप्रीम कोर्ट तब वो जाती जब वहां पर वो ठीक ढंग से रोटी कपड़ा मकान नहीं दे पाए। क्या आपको नहीं लगता है क्या बंगाल के बहुत सारे लोग, आप देख लीजिए ना, बहुत सारे लोग दूसरे राज्य में जाकर नौकरी कर रहे हैं, वहां मजदूरी कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि बंगाल कौन सा डेवलपमेंट कर गया इनके 15 साल के शासनकाल में? कौन सा बंगाल वहां पर? बंगाल के तो मुझे लगता है 15 से 20% जो गरीब गुरबा है वो बाहर के देशों में जाकर, बाहर के राज्यों में जाकर नौकरी कर रहे हैं, अपने बाल बच्चा को पालने की बात कर रहे हैं। आप जरा उस मुसलमान के विषय में सोचो ना, जो मुसलमान को सत्ता का संरक्षण प्राप्त नहीं है। अरे आपको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है तो आप कह रहे हो मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, लेकिन उस मुसलमान के विषय में सोचो ना, जिन मुसलमान को जद्दोजहद कर रहा है कि उसको 2 वक्त 2 जून की रोटी मिल जाए, और उनको ये सोचना है। देखिए मस्जिद बनाना बड़ी बात नहीं है, वो अपने धर्म के प्रति बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा है कि कोई भी अपना धर्म का प्रचार कर सकता है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। लेकिन आप फंडामेंटल राइट के आधार में किसी के चैलेंज नहीं कर सकते, आप किसी को धमका नहीं सकते, द्वेष नहीं फैला सकते। सारे हिंदुओं को उकसारा और क्या परिणाम होगा? मैंने कहा ना, मैंने शेख हसीना का दिया आपको, बांग्लादेश ने उकसाया, भारत सरकार ने डायरेक्ट कह दिया कि तुमको जहां जाना जाओ, जो करना करो, शेख हसीना मेरे पनाह में है। जब पनाह की बात आ जाती है, जब आप फंडामेंटल राइट में आप देख लीजिए एक इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर हमला हो जाए धनोज तो जी, क्या होगा? आपको क्या लग रहा है ममता बनर्जी आप खुद दूसरी शेख देखिए ना। हसीना बनने जा रही हैं क्या? दूसरी शेख हसीना नहीं, शेख हसीना का मैं यहाँ जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैंने उदाहरण दिया आपको। वो सिर्फ यही कहना चाह रही है कि हम मुसलमान, बंगाल के मुख्यमंत्री बनो ना, आप वहां पर देखो ना, वहां पर तो कई जाति है, मैं तो सारे जातियों का ब्यौरा लेके बैठा हूं, कई जाति वहां पर, और आप सीधा कह रहे हो कि एक ऐसे आक्रांता जिनका नाम बच्चे भी उनको जूता से मारे, अगर बाबर का नाम करे तो बच्चे भी जूता से मारे, जूता खोर ये जो बाबर है उसके लेकिन धनोज जी, मैंने जिस तरह से मौलाना साहब को सुना, बहुत ये लाजमी है कहना कि अभी भी देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी देखिए हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी के अबू आजमी, इन्होंने भी औरंगजेब की तारीफ की थी, आपको याद होगा। बाद में भले ही उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन शुरुआत में बवाल तो जमकर मचाया ना उन्होंने।
तो अभी भी देश में कुछ ऐसा अंश है जो कहीं ना कहीं इन लोगों के फेवर में है। देखिए, फेवर में तो जब आतंकवाद के जाते हैं, क्या हिंदू को ये बात नहीं समझ में आती है समझ में। आज आप देखिए ना, बाबा धीरेन्द्र जी ने पैदल मार्च किया तो कितने लाख, क्या मुझे लगता है करोड़ हिंदू गए थे उनके साथ। शांति का मार्च था, संदेश का मार्च था, जियो और जीने दे का मार्च था। लेकिन आप चैलेंज करोगे तो अब वो हिंदू नहीं रहा ना, अब भारत की हिंदू को नहीं रहा। हमारे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे देश में लड़ रहे लोगों को जाके समझाते हैं, आपत्ति उसको गले लगाया, उसका पीठ सहरा दे दिया, उसकी जिंदगी को सुरक्षित रखा भारत में। और आप उकसाने की बात कर रहे हो, तो उकसाने की बात करते हिंदू अब चूड़ी थोड़े ना पहन लिया है। अब आपको मैं बता दूं बंगाल में क्या होने वाला, मैं तो आज भी आपको भविष्यवाणी कर दूं कि बंगाल में इस बार तो जमानत जब्त हो जाएगी इनकी, क्योंकि उनको शायद पता नहीं है हिंदुओं की रणनीति इस बार क्या है। इस बार हिंदुओं की रणनीति इतनी सुंदर और बेहतरीन है कि मैं टीवी पर बता नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं एक हिंदू, एक सनातनी होने के नाते मुझे मालूम है कि ममता बनर्जी का जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ममता बनर्जी जैसे, मैं कुछ ऐसे शब्द नहीं यूज करना चाहता, जब उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि उनके जो लेजिस्लेटिव मेंबर है वो बाबरी मस्जिद बना रहा। अरे मस्जिद बनाओ, बाबरी मस्जिद क्यों? बाबरी मस्जिद से पूरे भारत को नफरत। ठीक है खेमचंद जी, आपको लग रहा है यहाँ पर सांप्रदायिक उकसावा हो रहा है पश्चिम बंगाल में, या इससे एक अलग संदेश दूसरे स्टेट में भी भेजने की कोशिश हो रही है? देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ ये डेस्परेट अटेम्प्ट है। हाँ। क्योंकि टीएमसी को पता है कि उनका आधार इस समय हिल चुका है, उनकी जो राजनीतिक बैकग्राउंड है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो अब कम से कम कट्टरपंथियों को खुश कर लो, कट्टरपंथियों को अपने साथ जोड़ लो, कट्टरपंथियों से जो पैसा चाहिए पैसा ले लो, उनसे रेवेन्यू ले लो, उनसे डोनेशन ले लो, ताकि आने वाले इलेक्शन में इलेक्शन को चुनाव लड़ा जा सके। मैं ऐसा समझता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज जब राम में माहौल पूरे देश में है, आज जब धर्म ध्वज भगवान राम के मंदिर पर लहराया गया है, सब लोग खुश हैं। आरएसएस प्रमुख भी यही बातें करते हैं कि पूर्वज जो हैं वो हिंदू थे। अभी आपने मौलाना साहब को भी सुना था, राज पुरोहित जी को भी सुना था, वो लोग भी इसी तरह की बातें कर रही हैं। तो क्या देश में सिर्फ एक ही समुदाय, एक ही धर्म बढ़ाया जा रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप मलेशिया में देखिए, मलेशिया में मेजॉरिटी मुसलमानों की है, लेकिन वो मानते हैं, ऑफिशियल मानते हैं। आज उनकी बहुत सारी बिल्डिंग, उनका ऑफिशियल जो एयरपोर्ट है वो हिंदू समाज के नाम पे है, वो हिंदुओं के नाम पे है, क्योंकि वो मानते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे। तो वैसे ही आज इनको, और ये तो भारत में है, भारत की धरती पे पैदा हुए हैं, इनमें 99% के पूर्वज हिंदू थे, तो इनको मानने में क्या दिक्कत है? और लोगों को दिक्कत है भी नहीं। लेकिन जो कुछ कट्टरपंथी पर्टिकुलरली अपनी दुकान चला रहे हैं, अपनी कट्टरपंथा से अपने रिसोर्सेज को डेवलप कर रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं, टीएमसी जैसी पार्टियां जो मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पे अपने आप को स्टेबल किए हुए हैं, वो ऐसा कर रही हैं। आने वाले समय में टीएमसी का नाश तय है। कहते हैं कि जिस तरीके से अब जो पाप का घड़ा है इनका भर चुका है, अब ये जनता की बात नहीं करते, जनता के कामों की बात नहीं करते, उनकी प्रॉब्लम्स की बात नहीं करते। पश्चिम बंगाल में जो बेरोजगारी है, पश्चिम बंगाल में जो भ्रष्टाचार है, पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, वहाँ पे बहनों के साथ जो दुराचार हो रहा है उस पर बातें नहीं करते। इनको बाबर की चिंता है, इनको बाबरी मस्जिद की चिंता है, इनको औरंगजेब की चिंता है, इनको आतताइयों को मेमोरेंडम करने की चिंता है। अपने आप में दिखाता है कि ये अब हारने की ओर हैं और उसी डेस्परेट अटेम्प्ट में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी रोड से लेके विधानसभा तक लड़ाई लड़ेगी और किसी भी कीमत पे ऐसे आतताइयों को मेमोरेंडम नहीं होने देगी। ठीक है धनोज जी, क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल से ध्रुवीकरण की राजनीति सेट करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, ये तो देखिए अपने चुनाव जीतने के लिए जो कहते हैं ना इंडोर मीटिंग होती है ना, उस मीटिंग में कह दिया कि आप इस तरह का बयान दो, इस तरह का माहौल गरमाना चाहता है। क्योंकि वन साइडेड करने के चक्कर में वो चाह रहे हैं वहां के हिंदुओं को डराने के चक्कर में। क्योंकि देखिए बाबरी मस्जिद का नाम लेने से ही इंटेंशन हम जैसे व्यक्ति को भी गुस्सा आने लगा है। आपको पता है, हम जैसे व्यक्ति को भी गुस्सा आने लगा है, जो कि हम हमेशा पीस की बात करते हैं। क्योंकि ये लोग बेवजह जो है ना बाबरी का नाम लेके आ जाते हैं, बाबर का नाम लेके आ जाते हैं। भारत के अंदर अब इसी बाबर का, मुसलमान भी अपने बच्चे का नाम बाबर रखने से संकोच करता है। बहुत सारे मुसलमान, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग तो हैं जो बाबर को पसंद कर रहे हैं, बाबर की आदतों को पसंद कर रहे हैं।
कुछ लोग हैं, मैं कह तो रहा हूँ, कुछ लोग हैं, कुछ लोग को पहचान करने की जरूरत है। कुछ लोगों की जगह सलाखों के पीछे है, वैसे लोगों के ऊपर कानूनी शिकंजा होना चाहिए। क्योंकि आप बेवजह सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं, जो बोल रहे थे मौलाना साहब, सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने वर्डिक्ट पढ़ा है? नहीं पढ़ा, बस एक वो बना लिया। अरे मान के चलिए, जब मंदिर को तोड़ के बनाएंगे वो मस्जिद, तो क्यों वो देगा मंदिर का ऑर्डर? सुप्रीम कोर्ट के विद्वान जज, जो कि जज जिनके 50 साल लग जाते हैं, 20-30 साल एडवोकेटी करते हुए उनको लग जाते हैं, ऐसे ऐसे विद्वान के फैसले पर ये लोग उंगली उठाते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं है। ये लोग दुमुहे लोग हैं, दुमुहे सांप जो होते हैं, हाँ। वही है दुमुहे सांप। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप, देखिए बिहार में जिस तरह से चुनाव जीती है एनडीए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए खेमे, दोनों पे ये आरोप लग रहा है कि एसआईआर में वोट चोरी हुई है और चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के पक्ष में काम करता है, इसीलिए ये जीत हुई है। और इसको लेकर देखिए पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जब हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप सभी जानते हैं। खेमचंद जी, आप क्या कहेंगे, क्या वाकई बिहार का चुनाव जीता गया है, एसआईआर में गड़बड़ी की गई है? बिहार का चुनाव बिहार की जनता के आशीर्वाद से जीता गया है, समर्थन से जीता गया है, सपोर्ट से जीता गया है, डेमोक्रेटली जीता गया है और फ्री और फेयर इलेक्शन हुआ है। पहली बार ऐसा इलेक्शन हुआ है जिसमें कोई हिंसा नहीं हुई बड़े स्तर पे, तो ये अपने आप में दिखाता है। और वहाँ पे हज़ारों की संख्या में ऑब्जर्वर हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी थे, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर भी हैं और हज़ारों की संख्या में इनके भी एजेंट थे, पोलिंग एजेंट, जिनकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल इस तरीके की कंप्लेंट नहीं की गई। ये अपने आप में दिखाता है हार का ठीकरा अपने ऊपर डालने की बजाय, अपने गिरेबान में झांकने की बजाय ये एसआईआर पे डालते हैं, इलेक्शन कमीशन पे डालते हैं, भारतीय जनता पार्टी पे डालते हैं। जब तक आप सार्थक राजनीति नहीं करोगे, आप काम की बात नहीं करोगे, आप पॉजिटिव राजनीति नहीं करोगे, जब तक आपके साथ जनता नहीं खड़ी होगी। आज नीतीश जी और मोदी जी ने पॉजिटिव बात की, एक रोड मैप दिया, बहनों को समर्थन दिया, युवाओं को एक विजन दिया, बुजुर्गों के लिए हेल्थ की व्यवस्था की, किसानों के लिए सपोर्ट दिया, तो उसकी वजह से आज पूरा बिहार एनडीए के साथ खड़ा हो गया और एनडीए की पुणे सरकार बनी। ये सरकार एनडीए के नेताओं की मेहनत, कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता के आशीर्वाद का परिणाम है, ना कि किसी चोरी का। ये चोरी का हल्ला अगर चुनाव से पहले, मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, अगर राहुल गांधी और आरजेडी के नेता चुनाव से पहले चोरी और इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाने की बातें कम करते तो शायद 10-20 सीटें इनको ज़्यादा मिलती। जनता को साफ मैसेज गया, ये तो हार रहे हैं, इन्होंने तो सरेंडर कर दिया है, गिव अप कर दिया है। ये आज चुनाव में चुनावी मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे हैं। जब आप खुद हारी हुई बातें करोगे, हारे हुए कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों के बीच में जाओगे, तो जनता कभी भी हारे हुए को वोट नहीं देती। हारे हुए घोड़े पे कोई तो क्या लगता है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आ रही है? देखिए, हमें पूरा विश्वास है, हमारे कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जनता वहाँ पे टीएमसी से बुरी तरीके से नाराज है, वहाँ पे जबरदस्त तरीके से टीएमसी के खिलाफ लहर है। हमें उम्मीद है कि बिहार के परिणामों के बाद खेमचंद जी, टीएमसी या फिर कांग्रेस अभी इस वक्त होती तो वो ये जरूर कहती कि कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस हमें होता ही नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस उसको होता है जो मालिक बनने की नीयत से काम करता है। हमारे यहाँ पे हर एक कार्यकर्ता को, चाहे वो कार्यकर्ता मंत्री है, एमपी है, एमएलए है, मुख्यमंत्री है, पीएम है, वो साफ उनके दिमाग में है कि हम ट्रस्टी हैं, हम चौकीदार हैं, हम जनता के नौकर हैं, हम जनता के सेवक हैं, हम मालिक हैं ही नहीं। हाँ। जब मालिक की भावना ही नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं और ना ही वहाँ पे मैनिपुलेशन की भावना। और हमारी पार्टी में अगर कोई काम अच्छा नहीं करता, किसी के पास कोई गारंटी नहीं है कि तुम भी परमानेंट रहोगे। करोड़ों कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता बदलते भी रहते हैं, जिम्मेदारियां बदलती भी रहती हैं, इसीलिए भी कार्यकर्ताओं को पता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। क्या लग रहा है, देश में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है या वाकई एक तरफ सबको डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है? देखिए, देश विकसित भारत बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है, हमारी इकोनॉमी कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे बढ़ रही है। ठीक है, लास्ट कॉमेंट धनोज जी से। हाँ, देखिए, चुनाव जो है ना, अब ये आधुनिक युग भारत है, बच्चे भी आप देख रहे हो, बच्चे होंगे, फैमिली बच्चे होंगे, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, उनको सब कुछ पता है। जब बच्चे जो है फेयर बातें करते हैं, तो जो बुजुर्ग है, जो वोटर है 18 साल से ऊपर, वो कितना अच्छा बातें करता है। पहले ज्यादा डिस्कशन नहीं होता था, आजकल ज्यादा डिस्कशन होता है, लीडर के लिए डिस्कशन होता है। आपको देखना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, विजन है, उस विजन पर सब बातें करते हैं, फेयर
फिर बात सब करते हैं कि किसको वोट देना, कौन हमारा नेता है। पहले जात पाति बहुत चलता था, इन दिनों में देख रहा हूँ कि जाति के लोग भी अब अपने जात को भी वोट नहीं देते हैं। बिहार की उदाहरण अगर मैं देना चाहूँ आपको, तो बिहार में आप देखिए कि लिटरेचर रेट के अनुसार जो महिलाएं स्कूल कॉलेज नहीं गई, वो भी बुद्धिमत्ता की परिचय देते हुए अपने पसंद के नेता को चुना, अपने पसंद के दल को चुना। और आप देखें, क्योंकि जब मान लीजिए हार होगी तो किस पर वो टिकरा फोड़ेगा, वो अपने कर्म को थोड़ी देखता। मैं एक नेता का नाम नहीं लूंगा, चुनाव प्रचार के दरमियान प्रचार में जब जाते थे, मैं मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा था, वो हाथ मिलाते जनता से, फिर जनता के सामने सैनिटाइज से हाथ धोता था, उनके सामने ही जाके वो हाथ धोकर तब हेलीकॉप्टर कूदते थे। क्या जनता को बुरा नहीं लगता था? जनता को जरूर बुरा लगता था कि चलो भाई ये क्या सेवक बनेगा हमारा, जब हमसे हाथ मिला रहा है और हाथ धो लेता है। तो आज इसीलिए उनको कि 25 सीट ही मिले हैं, नहीं तो कहाँ 80 सीट था, कहाँ 25 सीट पर आ गए। तो ये सब चीजें हैं, बिहार की ही नहीं पूरे भारत की जनता अब फेयर बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक और है, आप अपने वोट दोनों को ही अपने मेहमानों हिसाब का से बहुत शुक्रिया कास्ट हमारे साथ पैनल में आप लोग जय जुड़े। हिंद। तो कुल मिलाकर बाबरी मस्जिद विवाद एक बार फिर से सामने आया है। देखना यह है कि 6 दिसंबर को, जो कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की तिथि है, इस 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में आखिर क्या किया जाता है। क्या वाकई यहां पर मस्जिद की आधारशिला रखी जाएगी, और रखी जाएगी तो क्या इस मस्जिद को बाबरी नाम दिया जाएगा, और इससे पश्चिम बंगाल में किस तरह का चुनावी समीकरण सेट करने की कोशिश होगी, इस पर भी नजर बनी होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।